मैडम, मैंने इर्द गिर्द हर जगह से पता कर लिया है। सब लोग कह रहे हैं कि इस नाम की औरत और उसका बेटा बेटी मुद्दत हुई ये घर ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। बल्कि एक दो ने बताया कि औरत तो शायद वफात पा चुकी है। उसका बेटा या बेटी किधर गए किसी को मालूम नहीं। शाइस्ता स्याह पराडो की अधखुली खिड़की से उस पसमानदा इलाके का बड़ी दिलचस्पी से जायजा ले रही थी। जब ड्राइवर ने मुअद्दब लहजे में आकर उसे रिपोर्ट दी तो उसने एक गहरा सांस लेकर सामने नंग धड़ंग खेलते बच्चों से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा तो कुछ भी पता नहीं चला। उसके अंदर गहरा सुकून उतर आया था। शायद वो दिल से यही चाहती थी कि उनका पता ना चले। चलो फिर, उसने ड्राइवर से कहा तो वो सर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। गाड़ी आहिस्ता चलाना, ये गवार बच्चे कहीं कोई उछलता हुआ गाड़ी के आगे ना आ जाए। इन लोगों को तो पैसे बटोरने का ऐसा मौका चाहिए होता है। वो मगरूर से अंदाज में कहकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अरे ओ रोको, गाड़ी रोको। सामने से जाते शख्स को, जिसकी उनकी गाड़ी की तरफ पुश्त थी, शाइस्ता को पुरानी शनासाई का एहसास हुआ। एक शोला सा उसकी रगों में लपका था। ड्राइवर ने यकदम ब्रेक लगाए। शाइस्ता ने बेसब्री से ऑटोमेटिक शीशा नीचे किया। सुनो, ये तुम हो ना? वो शिश के बावजूद बेकाबू सी हो रही थी। जैसे ही गाड़ी के टायर चरचराए वो शख्स उछल कर मुड़ा था। तो ये तुम हो? वो शाइस्ता की तरफ देखकर एक लम्हे की अजनबियत के बगैर बड़ी गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोला, ऑफ कोर्स ये मैं हूं ना, पहले की तरह शानदार, हसीन और उसने निचला लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराती नजरों से देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेबाक है ना? उसने जुमला पूरा कर दिया तो शाइस्ता खिलखिलाकर हंस दी। चलो मेरे साथ, वो इस्तेहकाक भरे अंदाज में बोली। कहाँ? ना चाहते हुए भी उसने पूछा। इख्तियार निगाहें शाइस्ता की ब्लैक पराडो पर फिसलती चली गई थी। जहां मैं ले चलूं? वो एक शान से गर्दन उठाकर बोली। कितनी देर के लिए? उसने दानिस्ता कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। उम्र भर के लिए। वो जरा सा उसकी तरफ झुककर सरगोशी के अंदाज में बोली, जो बची है वो तुम ले लो बखुशी। वो बरजा और रगबत मरूब लहजे में बोला तो शाइस्ता को लगा उसकी राजहंस की मानिंद उठी गर्दन कुछ और तन गई है। उसने एक अदा से अपनी तरफ का दरवाजा उसके लिए वा कर दिया। चल नभों की कुर्बत ने बरसों की दूरी मिटा दी थी। वो उसे जिन वालिहाना वारिफ्ता नजरों से तक रहा था, वो नजरें शाइस्ता के दिल में उसकी ख्वाबिदा बिछड़ी मोहब्बत को बड़ी तेजी से बेदार कर रही थी। ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास ना होता तो शायद वो इस बेकरार बेख्तियार जज्बे का इजहार अमलन भी कर गुजरती। लगता है बहुत मजे में रही। कैफे के टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सी संभालते हुए उसने बड़ी देर का रोका हुआ सवाल पूछ डाला, जिसे सुनते ही शाइस्ता फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपनी गुज़िश्ता मजे की जिंदगी के इजहार के लिए या उसके इश्तियाक से महजूज होने के लिए? जो तुम्हें लगे, समझो वैसे रही। वो अपनी मखरूती उंगलियां टेबल पर उसके सामने गोया सजाते हुए मुबहिम से अंदाज में बोली, तुम तो शुरू ही से लकी रही हो। उसके लहजे में उम्र भर की हसरतें खनखना उठी थी। कोई लकी नहीं होता स्वाय उसके जो जमाने के हाथों से अपनी लक को झपट ले, मेरी तरह। वो बड़ी बेनियाजी से बोली और इशारे से परे खड़े वेटर को बुलाते हुए पूछने लगी, क्या लोगे? जो तुम पसंद करो। शाइस्ता कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर देने लगी। तुम कैसे रहे? वेटर के जाने के बाद वो बगौर उसका जायजा लेते हुए बोली, तुम्हारे सामने हूं। ये गोया बेबसी का खुला इजहार था। कोई अपनी मोहब्बत को पाकर भी यूं शिकस्ता हाल होता है। शाइस्ता उसके चेहरे पर नजरें जमाकर बोली, मोहब्बत? उसने तनफुर से हुनकारा भरा। मैं तो आज तक उस चार हरफी लफ्ज की हकीकत को नहीं जान सका, तो उससे वाबस्ता खुशी या शिकस्त को क्या समझूंगा। गहरा सांस लेकर पजमर्दगी से बोला। वाकई एक बेख्तियार सी खिलखिलाती मुस्कुराहट शाइस्ता के होंठों और आंखों के किनारे से छलकी थी। मोहब्बत की खातिर हर चीज से बेपरवाह होने वाला आज उसके मफहूम ही से नाआशना होने का इजहार कर रहा है। अमेजिंग। क्या मैं इसे तुम्हारा मजाक समझूं? वो बुरा मानकर बोला। यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं कि तुम ये सब मुझसे मजाक में कह रहे हो तो? मजाक तो जिंदगी ने, किस्मत ने, वक्त ने, जमाने ने, सब ने मिलकर मेरे साथ किया है। मैं तो खुद एक मजाक बन गया हूँ। किसी से क्या मजाक करूंगा? और दुख भरे मायूस लहजे में बोला, वेरी सैड। तुम ऐसे तो न थे। शाइस्ता को उसकी हालत पे अफसोस हुआ था या नहीं, इजहार उसने खूब जी से किया था कि सामने वाले के जी में
उतर गया। नहीं था, बन गया हूँ। वो एक टूटी फूटी सी जर्द मुस्कुराहट बदिक्कत चेहरे पर सजाकर बोला। वैसे मुझे 100 में से 1% भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मुझे मिलोगे। मैं तो, वो कहते कहते रुक गई कि वो इधर क्यों आई थी उसने भी शायद ध्यान नहीं दिया। और अब जबकि मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं रही और तुमसे मिलने का तो कभी गुमान भी नहीं रहा और तुम मिल गई। उसने यकलख खुद को इस खुशबख्ती का यकीन दिलाना चाहा। अभी अभी तकदीर ने उसके हिस्से में लिखी थी। उसे लगा उसके कंधे पर ढेर सारे गमों और महरूमियों के पत्थर एक एक करके लुढ़कते हुए उसकी कुर्सी के पुश्त पर जा गिरे हैं और वो वहीं बैठे बैठे अपने वजूद को किसी फूल की मानिंद हल्का फुल्का महसूस करने लगा। उसी वक्त वेटर टेबल सजाने लगा। ये मेरा कार्ड रखो, कल शाम को आना, डिनर इकट्ठे करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे कुछ तुम्हारी सुनेंगे, सब ज़रूरी गैर ज़रूरी कामों से फारिग होकर आना, खूब गपशप करेंगे। ओके, तुम्हें ड्रॉप करूं जहां तुम्हें जाना है। अलविदाई लम्हों में शाइस्ता ने अपना खूबसूरत विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में थमाते हुए उसे हल्का सा दबाया था और मायने खेज लम्स एक पल को उसके फूल से हल्के कंधे को भी मस कर गया था। नो थैंक्स, मैं चला जाऊंगा। वो शार से लहजे में उसकी लताफत और कार्ड की खूबसूरती को मबहूत नजरों से तकते हुए बोला तो शाइस्ता मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट का ग्लास डोर धकेलती बाहर निकल गई और उसे लगा सदियों की मुसाफत के बाद कोई शजरे सायेदार नजर आया है। दोनों औरतों में से जो वसी और ईज हदूदुर्बे की मालिक थी बैरूनी दरवाजे की चौखट पर रुककर तनकीदी नजरों से काजल के दरिया में हलकूरे लेती छोटी छोटी आंखों से जायजा लिया। रोजाना की निस्बत खुश्क और गहरे कदरे शाम में उसका तेज गुलाबी रंग का वेलवेट का सूट अच्छा खासा निगाहों को चुभ रहा था। उसने जोर से बायां बाजू अपनी चौड़ी चकली कमर से झटक कर सामने किया तो गहरे सांवली मोटी कलाई में फंसे मोटे मोटे सोने के कड़े बदिक्कत खनक उठे। मुझे पहले ही उम्मीद थी ये जफरा इसी तरह का कोई झोंपड़ा पसंद करेगा। अब लड़की भी घर की तरह माशाल्लाह ना हो। वो गुलाबी तेज लिपस्टिक से लुथड़े लबों में इतनी जोर से बड़बड़ाई थी कि फूफो ने अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी सुन लिया। दरवाजा बिहा ने खोला था। दूसरी औरत इस पहलवान टाइप थानेदारनी के पीछे तकरीबन छुपी हुई थी। जी फरमाए, बिया ने बेजारी और कोफ्त भरे लहजे में उनकी आमद का मकसद जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा। फरमाना क्या है, लड़की देखने आए हैं। तुम हो खैर से आफ्ताबी की बेटी, वो अपने साबका अंदाज में बोली। बिया ने गुस्से और उलझन भरे अंदाज में सामने खड़ी फूफो को देखा। ये बहू है मेरी, आप अंदर तशरीफ लाएं। सुबह से बेतहाशा रोने के बायस उनकी आवाज भी अच्छी खासी बैठी हुई थी मगर लहजा बिल्कुल हमवार था। वो छोटे से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, बहू तो बड़ी सोनी है, बेटी माँ पे ना पड़ी हो। वो वहीं ठिठक कर बिहा को तोलते हुए अपनी भारी आवाज में बड़बड़ाई, अंदर तो चलो आपा, क्या खड़े खड़े सब कुछ तय कर लेंगी। पीछे पड़ी धान पान सी गहरे सामने रंग और ऊंचे दांतों वाली औरत की तरह खासी भारी आवाज में बेजारी से बोलती उसने बादले नाख्वास्ता कदम आगे बढ़ाए। घर तो बहुत छोटा है आपका, एसी वेसी नहीं है। सोफे पर बैठते हुए उसने अहमकानापन से पूछा तो दरवाजे पास खड़ी बिया की हंसी छूट गई। नवंबर के महीने में वेलवेट का सूट पहनकर वो एसी की अदम मौजूदगी से हलकान हो रही थी। आपने तारुफ नहीं करवाया अपना। फूफो मुतहम्मल अंदाज में उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए बोली, हम जफरे की बहनें हैं। उसने बड़े फख्र से अपना तारुफ कराया, जैसे जफरा कोई फख्र लाहौर टाइप मशहूर हस्ती है। उसके लिए तो आपकी बेटी देखने आए हैं। देखना दिखाना क्या है, ये तो रस्म है, वरना सारा मामला मर्दों में तो तय हो ही चुका। और साफ बात है जी, हम उन बहनों में से नहीं जो अपने भाई को शहजादा गुलफाम समझते हुए शहर भर की लड़कियां ताड़ ताड़ ठोकरे मारते जाएं। खानदानी शरीफ लोग हैं हम, तो लड़की देखे बगैर समझे शगुन डालने आई हैं। निकाह और रुख्सती की तारीख भी। वो एक ही सांस में कहती चली गई तो दरवाजे के पास खड़ी बिया को लगा, फूफो ने अगर कुर्सी के हत्थे को मजबूती से थाम ना लिया होता तो वो यकीनन गिर चुकी होती। हम दोनों तो जी अपने घर बार वाली हैं, सालों महीनों बाद घरों से निकलना होता है। ये बेचारी कलांची में फंसी है तो मैं मुल्तान में। अब पूरे 1.5 साल बाद इकट्ठी आई हैं। भाई का इसरार था कि रस्मन आकर लड़की देख लो, वरना तो बातचीत हो चुकी थी। आपको तो पता ही होगा, आजकल तो यूं ही लोग लड़के के घर वालों से ज्यादा लड़के को फांसने के चक्कर में रहते हैं।
बाला ही बाला सब कुछ तय हो ही चुकता है तो बेचारे घर वालों को खबर होती है। पर जफरे की ये बात अच्छी है, बहनों के मशवरे के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाता। भले हमने 10 बार फोन करके कहा भाई तुम तारीख रख लो, हम टाइम के टाइम आ जाएंगे, ये नहीं माना। फिर सोचा एक एक भाई है, बाप बनकर हम दोनों को ब्याहा, अब हम उसकी खुशी में गैरों की तरह टाइम पर आती क्या अच्छी लगेंगी। लड़की तो बुलाएं। बोलते बोलते उसका सांस फूल गया तो वो मुश्किल ब्रेक लगाते हुए बोली। फूफो हैरान साकित, पता नहीं उसकी बातें गौर से सुन भी रही थी या नहीं। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोली। कोई पानी वानी तो मंगवाई, गला सूख गया। हरामखोर टैक्सी वाला गली के बाहर ही उतार गया। गर्मी भी जान नहीं छोड़ रही। वो अपनी वेलवेट की कमीज का दामन झुलाते हुए बेजारी से फूफो को गुमसुम बैठे देखकर बोली, तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर बाहर आ गई। रोशी फूफो के कमरे में बैठी रोई जा रही थी। देखो मेरा बच्चा, यूं रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, तू क्यों खुद को हलकान कर रही हो। अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे यूं सूली पर नहीं चढ़ाऊंगी। अभी तुम्हारा बाप आ गया तो खामखा इन गैर औरतों के सामने तमाशा लगा देगा। उठो, ये बोतलें उनके सामने रखाओ तो मैं उनको चलता करती हूँ। उठ मेरी बेटी। वो पेप्सी की बोतलें और गिलास ट्रे में रखे रोशी की मिन्नतें कर रही थी। वो सर झुकाए रोए जा रही थी। रोशी, मैं क्या कह रही हूँ। जब उसका रोना बंद ना हुआ तो चंद मिनट के इंतजार के बाद वो तुरशी से बोली, मैं नहीं जाऊंगी। सुना आपने, अबीहा ने पहली बार फूफो को इस तरह बात करते हुए सुना था। वो लाल फूफो का चेहरा और सूजी हुई आंखें लिए रोए जा रहा था। रोशी मेरी बेटी, मेरी बात नहीं मानोगी मेरी खातिर, वो नरम लहजे में प्यार से बोली और अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करने लगी। अम्मी प्लीज, मैं वो घिघी आई। इस वक्त मेरी मजबूरी समझो, उनके सामने जाए बगैर चारा नहीं। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी मर्जी और खुशी के खिलाफ मैं तेरी जिंदगी नहीं दाव पर लगने दूंगी। रोशी मेरी जान, अम्मा के लफ्जों का एतबार कर, वो भराई हुई आवाज में बोली तो रोशी बेबसी से उन्हें देखने लगी। फिर जिस बेजार अंदाज और गुस्से में उसने उन दोनों खवातीन को कोल्ड ड्रिंक्स पेश की, उससे उन्हें उनकी नाराजगी का साफ पता चल गया। बैठो हमारे पास। क्या तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, वो जबरदस्ती उसे पास बुलाते हुए बोली तो रोशी ने काट खाने वाले अंदाज में एक नजर उसे देखा और फिर बेबसी से होंठ काटती दरवाजे के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। पढ़ती हो, वो कोल्ड ड्रिंक 3 सांसों में गटागट चढ़ा चुकी थी। अब डकार पे डकार लेते हुए पूछने लगी। रोशी ने सुर्ख डोरों वाली आंखें उठाई और झुका ली। क्या बात है बहन जी, आपकी बेटी नाराज है किसी बात पर या? और दूसरे लम्हे जताने वाले अंदाज में बोली, ऐसी कोई बात नहीं, इसकी तबीयत अच्छी नहीं। जाओ रोशी, तुम आराम करो जाकर। फूफो ने रोशी को उठने का इशारा किया तो वो फौरन से पेशतर उठकर बाहर निकल गई। उसी वक्त आफताब जुबैरी सीटी की धुन पर कोई गाना गुनगुनाते हुए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। रोशी को रोते हुए बैठक से निकलते देखकर उनकी सिट्टी वहीं थम गई। चंद लम्हे वहां खड़े कुछ सोचते रहे, फिर बैठक के खुले दरवाजे से अंदर की तरफ झांकने लगे। आपा रोजीना आई हैं? क्या हाल है जनाब, वो खुले खुले लहजे में बेतकल्फी से कहते अंदर दाखिल हुए तो मोटी औरत के चेहरे के खिंचे नकूश भी जैसे अपनी जगह पर आ गए। न जाने उनकी कब की शनास आई थी। फूफो ने तीनों को बेतकल्फी से बातें करते देखकर सोचा और चुपके से बाहर निकल गई। आधा घंटा फूफा जान उनसे खुशगपियां करते रहे। चाय बनवाकर लवाजमात के साथ उनके सामने पेश करवाई। रोशी तो ऊपर स्टोर में जाकर छुप गई थी। फूफो के साथ बिहा को ही मदद करवाना पड़ी। फूफो सपाट चेहरे के साथ सब कुछ कर रही थी। वो इनकी खातिर तवाज़ो करने के बाद उनके साथ ही बाहर निकल गए। वो जाते हुए रस्मन भी फूफो के पास नहीं रुकी थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उन औरतों को देखकर इतने अरसे में पहली बार उसे तकदीर का मुसल्लत करदा ये बेहतरीन ना सही मगर इतना बुरा भी नहीं लग रहा था जितना पहले लगा करता था। उन दोनों औरतों को देखकर लड़के के बारे में बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था। क्या मैं वाकई बर्बाद हूँ? उसके दिल ने उससे पूछा और वो खुद को कोई जवाब ना दे पाई। नजरों के सामने रोशी का चेहरा और उसकी किस्मत का होने वाला फैसला अबीहा को बहुत बेचैन कर रहा था। फूफो ने उनके जाते ही वुजू किया और जाय नमाज बिछाकर रोशी के लिए वो कुछ करने लगे जिसका उन्होंने उससे वादा किया था या जो कुछ वो उसके लिए कर सकती थी। घर के दरो दीवार पर छाई वहशत उसके वजूद को जकड़ने लगी थी और आने वाले लम्हों की धमक उसे अपने बेकरार दिल के बहुत करीब सुनाई दे रही थी। आपने उन औरतों को अंदर ही क्यों आने दिया? दरवाजे से ही धक्का दे देना था। मेरी जिंदगी में मेरी बहन को या आपको मजीद कोई दुख मिला तो खुदा की कसम अम्मी
मैं खुद समेत इस घर को, इस दुनिया को आग लगा दूंगा। अब्बू ने ऐसा सोचा भी कैसे? उन्हें मेरे या रोशी के बारे में कुछ भी सोचने का हक नहीं। वो आ जाएं, मैं उन्हें आज बता दूंगा वो सब कुछ जो हमारे दिलों में उनके लिए है। राफे मुट्ठियां भींचे दहकते हुए आतिशफिशां की तरह चिंगारियां उड़ाता खोलता झुलसता माँ के कमरे में इधर से उधर पागलों की तरह चकरा रहा था। वो इतने गुस्से में था कि उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वो रात गए हस्बे मामूल घर लौटा तो उसे खाना रोशी की बजाय अबीहा ने दिया तो वो जैसे चौंक पड़ा। वो आगे बढ़े खाने को एक नजर देखे बगैर उठकर माँ के कमरे में चला आया। अम्मी, रोशी कहाँ है? फूफो अभी तक मुसल्ले पर बैठी तस्बीह कर रही थी। इधर ही है, तुम खाना तो खाओ जाकर। उन्होंने तस्बीह गोद में रखी। बताएं रोशी कहाँ है? वो जिद्दी लहजे में पूछने लगा। उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं, सो रही है। क्या हुआ उसे? वो और भी बेचैन हो गया। सर में दर्द है, मामूली टेम्परेचर भी, मौसम जो बदल रहा है। राफे का खाना यहीं ले आओ। उनकी आवाज पर अबीहा खाना उठाकर फूफो के कमरे में रखकर बाहर निकल आई। खाने के बाद फूफो ने उसे सारी बात बता दी। उस वक्त से वो इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गुस्से में चिल्ला रहा था। अबीहा अंधेरे कमरे में स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में कभी एक नजर कंबर में मुंह सर लपेटे पड़ी रोशी को देख लेती और कभी बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद रोशी की किसी हिचकी की आवाज उसे मतवजह कर जाती, वरना वो अजीब बेखबरी के आलम में बैठी थी। अब मालूम नहीं क्या तमाशा लगेगा। फूफा जान की आमद के इंतजार में उसके आसाब भी जैसे ईंठे चले जा रहे थे। रात के 11 बज रहे थे। नींद तो उसे यूं भी कम ही आती थी और आज तो लगता था बिल्कुल नहीं आएगी। रोशी की सिसकियां उसे सोने न देती। वो कोशिश के बावजूद एक बार भी रोशी को दिलासा या तसल्ली न दे सकी थी। क्या कहती? रोशी ना रो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि वो खुद इन अजियतनाक लम्हों की सलीब चढ़ चुकी थी और जानती थी रोशी के साथ भी ऐसा होकर रहेगा। फिर झूठी तसल्ली देने का क्या फायदा? टांगे लटकाए लटकाए वो थक सी गई, जो टांगे ऊपर करके नींद दरासी हो गई। बाहर भी अब कदरे सुकून हो गया था और खामोशी भी। उसे इसी तरह पड़े पड़े ना जाने कब नींद आ गई। क्या समझा है आपने? फालतू है, राह में पड़ी है वो जैसे। आप जब चाहे उठाकर माले गनीमत की तरह किसी रात चलते लफंगे जवारिया को थमा देंगे। मैं उसका भाई अभी जिंदा हूँ। जीते जी कोई मेरी बहन की तरफ मैली आंख से देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राफे की चीखती हुई आवाज उसके कान में पड़ी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। दिन चढ़ आया था। रोशी कमरे में मौजूद नहीं थी। 8:45 बज रहे थे। गोया मारका शुरू हो गया। बाल लपेटते हुए उसने दुपट्टा ओढ़ा और उठकर बैठ गई। अच्छा, क्या करोगे तुम? हाँ बोलो। फूफा जान की तमस्खर भरी आवाज उभरी। ये आपको वक्त बताएगा। आइंदा आपको घटिया कंपनी से ताल्लुक रखने वाला कोई ताल्लुकदार ये दहलीज पार ना करे, वरना नताइज अच्छे ना होंगे। राफे उसी शोला बार लहजे में फुनकारा जिसमें वो रात को गरज रहा था। मेरी कंपनी घटिया तो तुम लोग घटियार जो मुझसे ही हो शायद भूल गए। पानी औकात कहो तो याद करा दूं किस कमाशी औरत की औलाद अब्बू जान। राफे इतनी जोर से चीखा था कि बिया अपनी जगह पर बैठी बैठी उछल पड़ी। मत चीखो, तुम्हारी बदबख्त माँ ने तुम्हारा सौदा किया। मैंने कुछ ना कहा, मेरा तुम पर कोई हक नहीं था। अब रोशी की शादी मेरी मर्जी से होगी, जहां मैं चाहूंगा। वो हटीलेपन से बोले। क्या क्या हक अदा किया है आपने आज तक हमारा? क्या हक दिया है आपने हमें आज तक? महज वल्दियत के खाने में अपना नाम, जो बजाय खुद हमारे लिए एक शर्मिंदगी है, एक धब्बा, रुसवाई। सुना आपने? वो किसी शरारे की तरह दहका था। ये जहर भरा है इस घटिया औरत ने तुम दोनों के कानों में। अपनी औकात बताना भूल गई। कहो तो आज सरे बाजार बता दूं ये क्या है, क्या थी? अबूजान, वो चील की तरह उन पर झपटा। राफे, राफे मेरे बच्चे, खुदा के लिए। फूफो शायद उसे खींच रही थी। अभी यह उठकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। भाई भाई। रोशी शायद अंदर से लपकी थी। ज्यादा तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं। मैंने भला सोचा है लड़की का। तरस खाकर माँ की तरह जिंदगी नहीं गुजारेगी, ऐश करेगी। अपना घर, ना कोई सास नंद, जफरे की अपनी दुकानें। वो अपना गिरेबान छुड़ाकर कदरे नरम लहजे में कहने लगे। वो बुढ़ा छड़ूस 40-50 साल का वही रह गया मेरी मासूम बहन के लिए। क्या गुनाह किया है उसने कि आप जैसा बदबख्त शख्स हमारा बाप है? यही है हमारा गुनाह, खुदा की कसम। अगर आप अपनी जिंदगी के कुछ दिन और पाएं तो दोबारा इस घटिया शख्स का नाम मेरी बहन के लिए अपनी जुबान पर ना लाइएगा, वरना मेरी गैरत किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेगी। राफी की आंखों में खून उतरा हुआ था।
उसके तेवर देखकर आफताब जुबैरी का अंदाज कुछ कतराने वाला था। तो लाइनें लगी हैं रिश्तों की तुम्हारी मासूम बहन के लिए, या इस जेल में फाके करवा करवा के मारोगे उसे? और रोशी की हमदर्दी समेटने को शायद पैंतरा बदल कर बोले थे, ना लगे लाइनें, मगर आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं। राफे काट खाने वाले अंदाज में बोला। जरूरत है मुझे, बेटी है मेरी, मुकदरे गिड़गिड़ा कर बोले। क्या क्या जरूरत है आपको, खुलकर बताएं। राफे तड़प कर उनके आगे आकर खड़ा हो गया था, आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम ही लोगों के लिए, इस घर का चूल्हा जलाने के लिए कर्ज। वो राफे के अंदाज पर नजरें चुराकर जुजबुज होते हुए कहने लगे, झूठ मत बोले, इस घर का चूल्हा मुद्दत हुई किस तरह जल रहा है आपको भी मालूम है। एक जवारी अपना नहीं बन सकता, वो किसी का क्या बनेगा। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मेरा तो बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, 1.5 लाख जफरे। क्या? राफे के साथ सादिया बेगम ने भी दिल पे हाथ रखा था। एक पल को सन्नाटा सा छा गया। तो आपने मुझे बेच डाला, मुझे, अपनी बेटी को बाजार में हार दिया, आपने मुझे 1.5 लाख के एवज। इस सन्नाटे को रोशी की चीखती हुई आवाज ने तोड़ा था। और वहशत ज़दा चेहरा लिए बाप के सामने आ खड़ी हुई थी। मैं नहीं, ये बात। आफताब जुबैरी की पेशानी पे पसीने के कतरे चमकने लगे। कितना बड़ा मेडल मिला है आज मुझे, मेरे बाप ने मुझे बेच दिया, जुए में हार दिया। अम्मी, सुना अपने भाई, मैं बिक गई। रोशी हिजियानी अंदाज में चीखी और दूसरे पल अपने कदमों पर लड़खड़ाती हुई वहीं ढह गई। राफे उसे बाहों में लेने को लपका, उस वक्त तक वो फर्श पर गिर चुकी थी। कल शाम को निकाह है उसका, सुना तुम लोगों ने? वरना मैं किस हद तक जा सकता हूँ तुम्हें खबर है? सुना तुमने सादिया बेगम? कल शाम 4 बजे निकाह होगा, जिससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, याद रखना। रोशी के बेहोश वजूद पर एक सरसरी से नजर डालते हुए घर से बाहर निकल गए। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मैं कुर्बान, मेरे अल्लाह, वो वक्त दिखाने से पहले मुझे उठा ले। मुझ में और सकत नहीं बड़े बड़े सदमे झेलने की। तेरे सिवा आज तक किसी से दिल का अहवाल नहीं कहा। तू जानता है मेरी फूल सी बेटी को गम के दरिया से ना गुजारना। रहम मालिक रहम, ये गुनाहगार बंदी हाथ जोड़े बैठी है। रहम तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, मेरे बच्चों से ही। तुझे हमसे मोहब्बत ना होती तो कैसे हमें खुद से आशना कराता, कैसे तेरी बेकरार रहमत का यकीन होता। हमारे यकीन को मजबूती अता फरमा, साबित कदमी अता फरमा। फुफो किसी मजजूब की तरह इर्द गिर्द से बेखबर रोशी के पास दो जानों बैठी दामन फैलाए कह रही थी। राफे के इशारा करने पर अबीहा ने नीम बेहोश रोशी को सहारा देकर उठाया और तख्त पर लटा दिया। सादिया बेगम सहन के बीचों बीच दो जानों बैठी अपने रब से राजो न्याज करने में इस तरह मगन थी कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं था। राफे ने 2-1 बार उन्हें आवाज दी। रोशी की थोड़ी देर बाद आंखें खोल देने पर फूफो को जाकर हिलाया, मगर वो तो बिल्कुल बेसुध सी थी। अबीहा को उनकी हालत पर अजीब खौफ सा महसूस हुआ। कहीं फूफो अपने होश तो नहीं खो बैठी? माई गॉड! वो कुनखियों से उन्हें तकते हुए दिल ही दिल में लर्ज उठी थी। फूफो वहीं बैठे बैठे किबला रोज सजदे में गिर गई। उनका गठरी बना वजूद हिचकियों से हिल रहा था। राफे फूफो को उठाए ना, वो अब बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। रोशी उठकर बैठ गई थी और अब घुटनों पर सर रखे बेहिस पड़ी थी। नहीं, इस वक्त एक माँ अपनी औलाद का मुकदमा लिए उस दरबार तक रसाई हासिल करने की सही कर रही है जहाँ से सब इंसानों की तकदीर उनके फाल का हुक्म होता है। उन्हें सही कर लेने दो। और थके थके लहजे में कहता हुआ उठा और अंदर चला गया। फुफो थोड़ी देर बाद उठी थी, किसी भी तरफ देखे बगैर बेनियासी हालत में अपने कमरे में चली गई। क्या एक तबके से दूसरे तबके के इंसानों के अमल और रद्द अमल में इतना फर्क हो सकता है? उसकी मम्मी तो अपनी बेटी का मुकदमा लेकर उस दरबार में नहीं गई। वो तो एक बार भी इस तरह होशो खिर्द से बेगाना होकर सजदा रेज नहीं हुई। क्या फूफो की ये दीवानगी रोशी को बचाएगी? वो बैठे बैठे उनके रवैये और हालत पे उलझती रही। उसे तो ये सब ला हासिल ही लग रहा था। उसे दुआ और दीवानगी का फर्क मालूम नहीं था, या वो तकदीर के अटल होने का यकीन ज्यादा रखती थी। उसे वाकई फूफो का ये गिड़गिड़ाना बेबसी के इजहार के सिवा कुछ नहीं लगा था। उसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि दरवाजा खुला ही था। वो अपने ख्यालों से चौंक उठी। रोशी उसी तरह पत्थर की तरह जामिद बैठी थी। राफे दरवाजा खोलने के लिए जा चुका था। रोशी उठो ना,
चलो अंदर चल कर लेट जाओ या फूफो के पास चली जाओ, मुझे उनकी हालत भी अच्छी नहीं लग रही, प्लीज। बदीकत उसने खुद को ये जुमले बोलने के लिए आमादा किया था, वरना तो उसका दिल चाह रहा था इस वहशतनाक माहौल से कहीं दूर किसी गोशे में जाकर छुप जाए। रोशी के वजूद में जरा भी जुम्बिश ना हुई तो वो एक बार फिर खामोश होकर बैठ गई। पता नहीं फूफो अंदर क्या कर रही होंगी। मैं अभी उसकी सोच यहीं तक पहुंची थी कि दरवाजे पर राफे के जोर से धाड़ने की आवाज आई। वो गालियां बक रहा था। अभी हाथ धक से रह गई। एक मुहज्जिब सुलझा हुआ कमगो इंसान फर्राटे और रवानी से गालियां दे रहा था। कुत्ते यहाँ से दफा हो जाए, ये सामान उठाकर आज शाम तक, वरना यहाँ 2 लाशें उठ जाएंगी मेरे हाथ से। दफा हो जा और अपने उस हरामजादे बाप को जाकर बता। अगर इतनी हिम्मत है तो खुद आकर अपनी मौत का सामान कर ले, मैं तुम सारों की बोटियां नोच लूंगा। दफा हो जाए यहाँ से। वो हिज़ियान बहकते हुए कफ उड़ा रहा था। दरवाजे की दूसरी तरफ कौन था अबीहा ना जान सकी, क्योंकि वो उसे पीट रहा था। बड़े बड़े 2 शापर्स दहलीज पर गिरे थे। फूफो अंदर से दौड़ती हुई नंगे पांव आई थी। रोशी का पत्थर वजूद अपनी जगह से उछला। उसने एक बेहद खौफजदा नजर दरवाजे की तरफ डाली और तेजी से उठकर राफे के पास चली गई। ना तमाशा बनवाओ खुद को हमें राफे बेटे, होश करो। बदी पर उतरा है तो अपनी अकल ठिकाने पर रख। इस तरह मसाइल हल नहीं होते। तेरी सारी उम्र की मेहनत पे यूं पानी ना फेरो। जीते जी मर जाऊंगी राफे। फूफो उसे खींचते हुए लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी आप बीच में ना आए, आज मैं इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दूंगा। आज ये शख्स कम अज कम ये शख्स आफ्ताब जुबैरी मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। मैं मार डालूंगा उस हराम। फुफ्फो ने एक जोरदार थप्पड़ राफे के मुंह पर जड़ा कि एक पल को वो हैरान और शशदर उन्हें देखता रहा। क्यों उसके सारे इल्जामात को सच करने पर तुले हो? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। ये सब दिया सारी जिंदगी तुम्हें, छोटी छोटी बात पर आपे से बाहर हो जाओ। तुम्हारे मुंह से ये गंदी जुबान आई कहाँ से राफे? मुझे मेरी नजरों में और ना गिराओ कि मैं शर्म से ही कहीं डूब मरूं। मेरी तरबियत ऐसी नाकिस ऐसी घटिया थी, एक मुलम्मा एक बुनावट जो जरा सी मुश्किल आने पर तुम्हारे वजूद से किसी छाप की तरह उतर गई। और तुम अंदर से क्या निकले? अपने बाप जैसे बदकलाम करने वाला, अपने मामले को बेजोरो बाजुबानी भर में शोर मचाकर हल करने वाला। राफे ये जुल्म ना करो मुझ पर, मैं मर जाऊंगी, मेरी सारी रियाजत बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो ख्याल कर। वो अब रोती रोती बेजान सी होकर राफे के बाजू से लटक गई थी। अम्मी क्या करूं? सब कुछ अपनी नजरों से तबाह होते देखता रहूं? उसे खुद अपनी आंखों के सामने दोजख में झोंक दूं? बताए कहां से इतना हौसला लाऊं अम्मी? मुझसे ये सब नहीं होगा। वो उन्हीं के कमरे पर वो उन्हीं के कंधे पर चेहरा रखकर सिसकने लगा। अल्लाह पर भरोसा करो, वो बेहतर करेगा। मुझे उससे अम्मी फॉर गॉड सेक। उसने झटके से अपना चेहरा सीधा किया। कितना भरोसा करूं और अल्लाह पर? बचपन से ये एक विरदिया एक कलमा आपके मुंह से सुनता आ रहा हूं। क्या क्या बेहतरीन अल्लाह ने हमारे हक में किया। वो इस वक्त मायूसी बदगुमानी और बेयकीनी की इंतहा पर था। राफे जब तक मुसलमान जीता रहता है अल्लाह पर भरोसे का खात्मा नहीं कर सकता। ये तो समझो तुम्हारी जिंदगी की पहली कठिन बहुत मुश्किल है। अगर पहले ही मरहले पर तुम यूं हाथ पांव छोड़कर अपने बाप जैसे रवैये का इजहार करो तो दोनों बराबर हुए। मेरी तो सारी जिंदगी अकारत गई। क्या अभी मुझे ये गम देखना बाकी है? वो अब खुद को संभाल रही थी। रोशिया बिस्तरा उजड़ी सूरत लिए उनसे 4 कदमों के फासले पर खड़ी थी। तो क्या करूं अम्मी, बताएं मुझे क्या करूं? रोशी की किस्मत में जो लिखा था वो होकर रहेगा। तुम्हारी चीखो पुकार गुस्सा गजब उसे रोक नहीं सकेगा। बेहतर है तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ उसका कोई हल सोचो। यूं गुस्सा करके खुद को छोटा ना करो और हमारी रुसवाई का सामान भी। आओ अंदर, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो जरूर। अम्मी उस बदबख्त ने निकाह का सामान भेजा था और आपको पता है यह शख्स टलने वाला नहीं। यह सामान भेजने का मतलब है कल से भी पहले मैं क़यामत उठा दूंगा। वो एक बार फिर आपे से बाहर होने लगा। तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक खुद पर काबू नहीं पाओगे, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। चलो अंदर कुछ खा पी लो, फिर सोचते हैं राफे। मैं अपनी बेटी को वो जिंदगी नहीं जीने दूंगी जो मैंने बिताई है, और मुझे अपने अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है वो मेरे यकीन को पारा पारा नहीं करेगा।
रोशी बेटा खुद को संभालो, सबके लिए नाश्ता बनाओ। तुम्हारे बाप के ये घटिया अल्फाज नए हैं ना, उसकी ऐसी हरकत। फिर इस तरह बिखर जाना, सबके हौसले तो मैं पहाड़ जैसे देखना चाहती हूँ, अपने हौसले और तहम्मुल से। तुम जिंदगी की हर मुश्किल को मुश्किल से दो चार कर सकते हो, समझ रहे हो ना? वो अब दोनों को दाएं बाएं अपने साथ लगाए बच्चों की तरह समझा रही थी। बिया को इस सारी सिचुएशन में अपना आप बहुत मिसफिट महसूस हो रहा था। फूफो दोनों को उसी तरह अपने साथ लगाए अंदर ले गई तो वो बाहर हवन्नत बनी इस अजीबो गरीब सूरत हाल पढ़ना चाहते हुए भी सोचे जा रही थी। पता नहीं अब क्या होगा, अगर फूफा जान अपने इरादे से बाज ना आए तो फूफो के सारे सबक तहम्मुल बर्दाश्त धरे रह जाएंगे। राफी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसके तेवर बता रहे हैं, वो जोश और गुस्से में क्या कुछ कर सकता है। तो फिर क्या होगा अगर राफी ये सब कुछ कर गुजरा तो मैं। उसने अपनी सोचों से घबराकर सर उठाया और सहन में फैलती धूप को देखने लगी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सोच किसी लहर की तरह उसकी दिमाग में उभरी थी। कहाँ कहाँ जाऊं, वो बेबसी से सोचने लगी। यहाँ जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, वो भी मैं नहीं देख पाऊंगी। राफे जो कुछ करने वाला है, जिसको जहन्नुम में झोंकने का ख्याल उसके लिए कितना तकलीफ दे है। और मेरी तकलीफ, मेरा उसे कुछ ख्याल नहीं। मैं सारे झगड़े के दौरान उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। वो माँ बहन के लिए मरा जा रहा है और मैं कौन हूँ उसकी? मेरे अल्लाह, मेरे और कितने इम्तिहान बाकी हैं और कितनी जिल्लत। कहीं भी मेरी कोई जगह नहीं, ना किसी के दिल में, ना किसी के घर में। जब अपने घर में जगह ना मिल सकी तो पराए घरों में मुझे कौन कबूल करेगा? मुझे तो ये सब ड्रामा लगता है। ये लोग किस कदर अजीब हैं, अजीबो गरीब से, मेरी जहनी जज्बाती सतह से बहुत अलग। आज नहीं तो कल मुझे इनके दरमियान से निकलना ही होगा। तो फिर अभी ही क्यों नहीं? खुदा की कसम, बहुत बड़ी ही दुनिया है, रहना ही है। ना किसी हॉस्टल में कहीं भी रह सकती हूँ, छोटी मोटी कोई भी जॉब करके अपना बखूबी गुजारा कर सकती हूँ। फिर मैं यहाँ अहमकों की तरह क्यों पड़ी हूँ, एक राफी साहब की तवज्जो भरी नजर की मुंतजर के कब उनका ध्यान मेरी तरफ हो, कब उन्हें मेरे और अपने दरमियान कायम रिश्ते का एहसास हो, फिर वो मुझे अपनी बीवी की अहमियत दें। भीख में ली गई ऐसी तवज्जो मोहब्बत क्या मुझे अपनी नजरों में उठने देगी? कभी नहीं। मुझे अब कोई अहम और दो टोक फैसला कर लेना चाहिए, आज ही। एक अनोखी सी और अछूती सोच ने उसके अंदर जैसे नई तवानाई भर दी थी। वो अब इस लाइन पर सोचे जा रही थी। बैंक में मेरे पास इतनी रकम मौजूद है कि 6 महीने साल तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती, मेरा आराम से गुजारा हो सकता है। फिर मैं यहाँ क्यों किसी भिखारन की तरह पड़ी फकत 2 टाइम की रोटी मांग कर खा रही हूँ? इसके अलावा मेरी क्या अहमियत है यहाँ? इन 4-5 महीनों में एक बार भी किसी ने मुझे वो अहमियत नहीं दी जो मेरा हक था। राफे भी जबरदस्ती, जबरन शायद मुझे बर्दाश्त कर रहा है। फिर उनके घर के ये अजीब से हालात, ये लोग आदी होंगे। मेरे आसाब इतने मजबूत नहीं कि ये सब आराम से झेल जाऊं। फिर अभी राफे कैसे रिएक्ट कर रहा था? गालियां, उफ, उसके मुंह से कितना अजीब लग रहा था। कल को ये किसी बात पे गुस्से में आ जाए और उसी तरह मेरे साथ रिएक्ट करेगा। गाली तो मैं अपनी जिंदगी में किसी से नहीं सुनूंगी, मेरी जहनी सतह से बिल्कुल मैच नहीं करते ये लोग। मुझे कोई ना कोई कदम उठा लेना चाहिए। फोन की बेल बजे जा रही थी। पता नहीं वो तीनों अंदर बैठे कौन से मुज़ाकरात कर रहे थे जो उन्हें फोन की मुसलसल बजती बेल भी सुनाई नहीं दे रही थी। अबीहा को अपनी सोचों का तसलसल तोड़ना पड़ा। आंगन में जामिद सन्नाटा था और इस सन्नाटे में फोन की बेल पूरे जोश से बज रही थी। वो एक गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठी। पता नहीं किसका फोन होगा, मुझे रिसीव भी करना चाहिए या नहीं। रिसीवर हाथ में लेते हुए वो सोचने लगी, इसलिए उसने रिसीवर कान से लगाकर हेलो नहीं कहा। दूसरी तरफ भी कोई जल्दी में था। हेलो हेलो राफे यार, हद हो गई। रात भर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, मेहंदी के फंक्शन में, और तुम नवाब साहब आए नहीं। तुम मेरी तरफ से मदऊ थे। डैडी ने भी तुम्हें फोन करके इनवाइट किया था, फुफ्फो को भी साथ लाने को कहा था, और तुम। मैं अब क्या कहूँ, अब शाम को, रात को बारात है, आओगे ना? उसे लगा उसकी प्यासी समातों ने एक सदियों बाद बारिश के कतरों की आवाज सुनी है। वलीद की आवाज ने जैसे उसकी समातों में रस घोलती सीधा दिल में उतर रही थी। ना मालूम ये किस खुशी का एहसास था कि उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। अपनी तन्हाई और अकेलेपन का जानलेवा एहसास,
اس ذلت بھری تکلیف دہ زندگی گزارنے کا احساس یا اپنوں سے دور یہاں یوں رائے گاں جانے کا احساس؟ ولید کے پاس ہے میری مشکل کا حل، وہ یقیناً میری بات سمجھ لے گا۔ میں اسے صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ مجھے اس جیل سے آ کر لے جائے۔ میں یہاں کچھ وقت اور رہی تو شاید ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی، بکھر جاؤں گی، اپنی ذات کے تنہا گنبد میں بھٹکتی کہیں گم ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، واپس لے جا سکتا ہے۔ ہاں، مجھے اب مزید یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ میں کب تک یہ انچاہی زندگی جیوں گی؟ بس بہت ہو گئی۔ ولید، میں آنسوؤں کے پھندے اس کے گلے میں پھنس رہے تھے۔ کون؟ بیا؟ بیا ہو نا؟ بولو، وہ بے تابی سے بولا۔ ولید، میں تم سے، سنو، بیا مر رہی ہے۔ اس نے حلق سے نکلتی چیخ کو لب بھینچ کر روکا۔ اسی وقت کسی نے اس کے ہاتھ سے رسیور کھینچ لیا۔ ولید، سوری، میں آ نہیں سکا، شام کو کوشش کروں گا۔ بیا اداس ہو رہی ہے، اگر آیا تو اسے بھی لے آؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ رافع کا لہجہ اس قدر سرد اور سپاٹ تھا کہ بیا کے آنسو جیسے پلکوں پر ہی جم گئے۔ وہ ہونٹ کاٹتی پرے ہٹ گئی۔ رافع نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ بہت شوق ہے تمہیں ہر وقت خود کو مظلوم ثابت کرنے کا، وہ بے حد دھیمی آواز میں غرایا۔ بیا لرز کر ایک قدم اور پڑے ہو گئی۔ تم یہاں جس بھی مشکل میں گرفتار ہو، جلد ہی تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے گی، وہ اس کے بے حد قریب آ کر چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں صرف اپنی مشکل، اپنی تکلیف کا احساس ہے، صرف اپنی تکلیف ہے نا؟ بولو، میں تمہیں صحیح سمجھا ہونا؟ اور بڑے سخت انداز میں اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے درستی سے بولا تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف ایک نظر سے زیادہ نہ دیکھ پائی۔ تم جیسے لوگوں کی مشکلات کبھی تمام نہیں ہوتی، جو محض اپنی ذات کے گنبد کی دیواروں میں بند رہ کر صرف اپنی بازگشت سنتے رہتے ہیں۔ ولید کو بلانے کی ضرورت نہیں، کہو تو ابھی تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی تھوڑی سے انگلی ہٹائی اور ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر گر کر بری طرح سسکنے لگی۔ رافع سے متعلق اس کا ہر گمان سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، کسی صورت نہیں، وہ روتے ہوئے خود کو یقین دلانے لگی۔